नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। पहलगांव अटैक के बाद राहुल गांधी अमेरिका से वापस लौट आए, जिसके बाद कांग्रेस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक में सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की इस मीटिंग में मरने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं एक प्रस्ताव भी पारित किया। इस प्रस्ताव को लेकर बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांग्रेस और राहुल का असली चेहरा भी उसके बाद सामने आ गया। दरअसल प्रस्ताव में बीजेपी को लेकर उसकी मंशा पर सवाल खड़े किए गए। सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में बीजेपी पर पहलगांव घटना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया और साथ ही कहा कि बीजेपी अविश्वास और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस घटना का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की इस मीटिंग का क्या था मकसद और क्या है कांग्रेस की आगे की रणनीति, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस ने मीटिंग जो बुलाई थी, उस मीटिंग में क्या रहा और क्या था इस मीटिंग का मकसद? देखिए, राहुल गांधी आनन फानन में देश लौट आए, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये अभी तक ये पता नहीं था कि राहुल गांधी जो अमेरिका गए थे उनका प्लान कितने दिन रहने का था। ये भी उनके पहले के रिकॉर्ड के अनुसार माना जा रहा था कि राहुल गांधी जो जा रहे हैं वो वापसी के लिए समय निर्धारित नहीं किया है, तो हो सकता है 10-15 दिन के बाद आए। लेकिन जो पहले से पवन खेड़ा ने जानकारी दी थी उसके अकॉर्डिंग तो राहुल गांधी 22 तारीख तक ही रहने वाले थे अमेरिका। उन्होंने तो सिर्फ 2 दिन के दौरे की बात की थी, 4 दिन के बाद वापस आए। लेकिन ये कहा गया कि पहलगांव में जो अटैक हुआ उसके बाद राहुल गांधी ने अपने शेड्यूल को छोटा कर दिया और जल्दी से हिंदुस्तान आए। लेकिन हिंदुस्तान आए, अच्छी बात है। ये हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान के लिए आए या कांग्रेस पार्टी के लिए आए, या इस जो आपदा है उसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस को क्या आगे करना चाहिए इसके लिए आए, ये सवाल तो उठता है। क्योंकि इन्होंने आने के बाद एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग का मकसद रखा कि इसका फायदा कांग्रेस कैसे उठा सकती है। क्योंकि मीटिंग में हुई चर्चा और उसके बाद जो रिजोल्यूशन के पृष्ठभूमि थे और उसके बाद जो ड्राफ्ट किया गया, उससे यही लगता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में उसी तरह की राजनीति करना चाहती है जैसे इसने उड़ी पर किया था, जैसे इसने पुलवामा अटैक के बाद किया था, और जिस तरह की राजनीति ये हमेशा से करती रही है 2014 के बाद अपोजिशन में आने के बाद से, कि सरकार के ऊपर निशाना साधो, सरकार पर हमला करो, देश पर कितना भी आफत आ जाए उसके लिए जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि सरकार को बनाओ और तुम बैठकर तमाशा देखते रहो। एकजुटता दिखाने की बात होनी चाहिए और एक्शन की बात भी होनी चाहिए। सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे। ये आगे सर्वदलीय बैठक में सरकार कुछ बातें स्पष्ट करेगी, लेकिन पहली बात तो इन लोगों की यही थी कि अब सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। अब जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि हम किस मकसद से जा रहे हैं और कौन सी बात सरकार से करनी है। क्योंकि हमेशा से ये रहा है कि जब भी सर्वदलीय बैठक हो या कोई बड़े इस तरह की घटनाएं सामने आती है या कुछ बड़ा मुद्दा आता है तो उस समय कांग्रेस के नेताओं का कंफ्यूजन बढ़ जाता है। वो अलग अलग नेता अलग अलग बातें करते हैं। जैसे कि इसी घटना के बाद एक दिन के अंदर कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने अपने तरीके से बयान दिए। क्या सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया? प्रियंका वाड्रा से कहा गया कि अपने हस्बैंड को समझाओ, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने तो बात कही, एएनआई से बात कही है कि भाई जो देश पर हमला हुआ ये दुख जताते हैं, जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना, दुख जताया। लेकिन ये बोला कि अगर आई कार्ड देखकर, अगर पहचान करके, धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मारी गई है तो इसके पीछे का कारण कुछ और है। कारण क्या बताया? पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इसके कारण उसके धर्म को पूछकर मुसलमानों ने मारा। एक तरह से उकसाने वाली बयान था बिल्कुल ये रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया। और ये केवल उकसाने वाली नहीं बल्कि इनके एजेंडे को दिखाता है कि हमेशा आतंकवाद के लिए जिम्मेदार आतंकवादी को नहीं ठहराना, बल्कि एक परिस्थितियां गढ़ देना कि इन परिस्थितियों के कारण यह आतंकवादी बना है।
जैसे ये परंपरा रही, अगर कोई चोर है तो चोरी करते हुए पकड़ा गया, चोर को पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद ये परिस्थितियां निर्मित की जाएगी कि ये गरीबी झेल रहा है, इसके पास खाने के पैसे नहीं थे इसलिए इसको चोरी करनी पड़ी। ये परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, उसे बेवकूफ बना रहे हो, उसको आलोचना कर रहे हो, उसे झूठा बता रहे हो। अगर हर पीड़ित व्यक्ति आतंकवादी बन जाए, हाथों में बंदूक ले ले, तो फिर इस देश का, इस व्यवस्था का क्या फायदा? ये पूरी दुनिया में जो व्यवस्थाएं चल रही है उसका क्या फायदा? फिर क्या फायदा है पुलिस थाने बनाने का या जुडिशियल सिस्टम सेटअप करने का, ये संसद का, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले जो कहावतें चल रही थी, जो स्थितियां चल रही थी, वही स्थिति अभी भी होती। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा? उसी पृष्ठभूमि में वो आतंकवादियों का समर्थन किया कि देखो उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में गलत हो रहा है। तो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो फिर इसके बदले हथियार उठा के हिंदुओं की हत्या करना शुरू कर दे। और मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट वाड्रा है। तो रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस में कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन पदाधिकारी नहीं होने के बावजूद कांग्रेस के सरकारों में सारी सुविधाएं तो उसने उठाई। यानी कि वो सोनिया गांधी का दामाद है, प्रियंका वाड्रा का हस्बैंड है और राहुल गांधी का जीजा है जी। तो ऐसे में गांधी परिवार, ये जो हिंदुस्तान की राजनीति में गांधी नेहरू परिवार है, वो सत्ता का पर्याय है। जब इसकी सरकारें होती है तो इस परिवार के एक एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ही होता है और सारी सुविधाएं उसको वैसी ही चाहिए। और इसी सुविधा का फायदा उठाकर ये रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन हड़पी, जिसके खिलाफ जांच भी हो रहा है, पूछताछ ईडी ने करवाई थी। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं होती, केंद्र में नहीं होती, तो कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो एक दिन में म्यूटेशन नहीं होता, इतने बड़े फिनांसर नहीं मिल पाते, इन्वेस्टर नहीं मिलते, जो आपके खाते में 1 लाख रुपया हो और 7.5 करोड़ रुपए का डील करो, 58 करोड़ रुपया कमाओ। तो रॉबर्ट वाड्रा को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके निजी विचार हैं, व्यक्तिगत विचार हैं, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। कम से कम CWC की बैठक में इस बात की चर्चा तो होनी चाहिए। प्रियंका वाड्रा से यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए बिल्कुल कि भाई आपके हस्बैंड ने ये जो बात कही है एक दिन के अंदर, वो कांग्रेस के लिए खतरनाक है। क्योंकि कांग्रेस कितना भी रॉबर्ट वाड्रा से अपने आप को अलग करे, लोग उसको कांग्रेस से अलग नहीं करेंगे, गांधी परिवार का ही वो हिस्सा है। उसी तरीके से राहुल गांधी कोई और बात बोल रहे हैं, जयराम रमेश कुछ और बोल रहे हैं, और पी चिदम्बरम ने सीधे तौर पर कहा कि इसके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और उस कार्रवाई में हम यानी कि कांग्रेस सरकार का साथ देगी। लेकिन कौन सुन रहा है पी चिदम्बरम की? पी चिदम्बरम की बात का तो जिक्र भी नहीं किया गया कि CWC की बैठक में सरकार के साथ हम कैसे रहेंगे। रिजोल्यूशन जो इन लोगों ने बनाया उसमें केवल कांग्रेस की बात की गई कि हम ऐसा चाहते हैं, हम सबके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें पहली बार इन लोगों को मजबूरी में एक चर्चा करनी पड़ी और वो चर्चा थी टारगेट किलिंग को लेकर। अब तक इन लोगों ने इस बात की चर्चा नहीं की, मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद चर्चा नहीं की, इसने वक्फ के पूरे प्रोटेस्ट गैंग का साथ ही दिया। इसने उस समय इस बात की चर्चा नहीं की थी जब जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रहे थे, गोली मार दी जा रही थी। कहां? मार्केट के अंदर किसी हिंदू कर्मचारी को जो जम्मू कश्मीर की सरकार में काम कर रहा है, किसी भुट्टा बेचने वाले को, किसी खोमचा वाले को, किसी मजदूर को, और वहां भी वो पहचान ही दिखा रहे थे, लेकिन वो डायरेक्टली उससे पूछ नहीं रहा था, पहले से उसने जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि ये कौन है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। अब चर्चा हो रही है CWC की बैठक में कि देखो हिंदुओं को जो धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं को मारा गया है, उससे पूरे देश में सेंटीमेंट जाग गया है हिंदुओं का, और ऐसे समय में कांग्रेस को इसका कैसे फायदा उठाना चाहिए, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करो। मतलब बांटने वाली राजनीति की बात फिर उन्होंने इस प्रस्ताव में भी की है। बिल्कुल, प्रस्ताव में क्या, ये CWC के मीटिंग का एजेंडा ही था कि देखो ये जो अटैक हुआ है और इसमें हिंदुओं की धार्मिक पहचान पूछ पूछ कर कंफर्म करके मारा गया है, पूरे देश में एक ऐसा सेंटीमेंट हो गया है कि ये हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले
ये जितने पॉलिटिशियन हैं इसका बायकॉट करो। तो कांग्रेस भी उसका भुक्तभोगी होगी, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। तो अब कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसमें एक नया एजेंडा तय करो। और अभी यह शांति बनाए रखेगा कुछ दिन तक इस मुद्दे पर कि जातीय राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी संकेत क्या दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, ध्रुवीकरण की कोशिश की। ध्रुवीकरण किसका? क्योंकि ध्रुवीकरण एक ऐसा शब्द है जिसमें हर ग्रुप का ध्रुवीकरण हो सकता है। तो अगर हिंदुओं के ध्रुवीकरण की कोशिश की गई तो उसमें तुम क्यों शामिल नहीं हो? तुमने पहले ही मान लिया है कि जहां हिंदुत्व की बात होगी वहां हम पिछड़ जाएंगे, जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होगी वहां हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, क्योंकि ध्रुवीकरण तो मुसलमानों का भी होता है। जितने भी स्टेट में चुनाव हुए या हिंदुस्तान में जनरल इलेक्शन हुए, उसमें क्या कहीं भी ये दिखाई नहीं पड़ा कि ध्रुवीकरण मुसलमानों का हुआ है, टैक्टिकल वोटिंग हुई है? अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जम्मू कश्मीर में जहां यह घटना घटी, वहां घाटी के क्षेत्र में सारे एनालिस्ट, जितने भी विश्लेषण करने वाले थे, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट यही बोल रहे थे, सेफोलॉजिस्ट यही बोल रहे थे कि इस बार तो घाटी के क्षेत्र में बिखरा हुआ मैंडेट आएगा। जम्मू के रीजन की बात नहीं की जा रही थी, घाटी के क्षेत्र में, क्योंकि घाटी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पार्टियां थी। सज्जाद लोन की पार्टी भी थी, पीडीपी भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी। ये सारी पार्टियों के अलावा कांग्रेस, फिर ये समाजवादी पार्टी चली गई थी, इसके भी प्रमुख मुसलमान ही थे। फिर आम आदमी पार्टी भी घुस गई। लोकल पार्टियों में जमात वालों ने भी एक अपनी पार्टी बना ली थी। राशिद इंजीनियर वहां पर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहा था, अपने भाई को भी लड़वा रहा था, उसके भी कई कैंडिडेट थे। तो इतने लोगों के बीच भी आखिरकार एक तरफा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट कैसे पड़ा? क्योंकि यह टैक्टिकल वोटिंग थी कि घाटी के क्षेत्र में अगर वोट बट गए तो फिर जम्मू के रीजन में भारतीय जनता पार्टी ऊपर आएगी और फिर एक गैर मुस्लिम, पहली बार कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन सकता है। तो टैक्टिकल वोटिंग तो दिल्ली में भी हुई, पश्चिम बंगाल में भी हुई, या फिर किसी स्टेट में जहां पर रीजनल पार्टियां भी है और कांग्रेस भी है, आपस में कंपटीटर है, टैक्टिकल वोटिंग होती है। यानी कि ध्रुवीकरण पहले से है। तो हिंदुओं के ध्रुवीकरण ना हो इसके लिए आपको डर है, क्योंकि आपने पहले मान लिया है कि हिंदुत्व की बात हम करते नहीं, हिंदुओं की बात करते नहीं। तो फिर हिंदुओं की बात नहीं करते तो हिंदू हमें वोट क्यों देगा? और इसके लिए एक नया सगुफा निकालो। सगुफा क्या हो सकता है कि हिंदुओं को हिंदू रहने ही नहीं दो। जैसे ये बार बार कहा जाता था ब्रिटिश काल में, और जब भारत आजाद हो रहा था तो कई ब्रिटिश जो लेखक थे और यहां तक कि कुछ फिलोसफरों ने कहा था कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है ही नहीं। हिंदुस्तानी कौन है? या तो मराठी हो सकता है, बिहारी हो सकता है, तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। मतलब भारतीयता की पहचान ही नहीं है, सब क्षेत्रों में बटे हुए हैं। इसलिए इन लोगों का मकसद होता है वही अंग्रेजों वाला कि अभी हिंदू तो कोई है ही नहीं। हिंदू का क्या मतलब होता है? हिंदू का मतलब है ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, ये कास्ट में बटे हुए लोग। तो अपने अपने कास्ट की पहचान लेकर वो चलता है, हिंदुत्व की पहचान लेकर नहीं चलता। इसलिए हिंदुत्व की पहचान के ऊपर उसकी जातीय पहचान को ऐसा हावी कर दो कि हिंदुत्व की बात भूल जाए कि हम हिंदू हैं। लेकिन मुसलमानों में ये बात मत करो। अभी जब वक्त की बात होगी तभी भी एकजुटता दिखाओ, यहां तक कि शिया सुन्नी के सारे पुराने विवाद एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। वो उस समय विभाजन नहीं होगा। उसमें ये न दिखाओ कि कितनी जातियां हैं जो एक दूसरे से संघर्ष भी कर रही है, पिछड़ी भी है, एक दूसरे से समस्या भी उसको है। लेकिन इन सारे मामलों को हटा दो, केवल ये बताओ मुसलमान परेशान है, इस्लाम खतरे में है, ताकि हमारे साथ वो जुड़े रहे। तो ये मकसद इनका था कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ, इसको जो टारगेट किलिंग कह रहे हैं, कि टारगेट करके हिंदुओं को मारा गया। अब ये जितने इन लोगों के थोथरे तर्क थे और कुछ लोगों ने बार बार कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है, गलत दिखाया गया, कुछ ऐसे वहां के ही लोग जो वहां से वापस आए हैं, जो बच बचा के आए, उसमें से छोटे छोटे बच्चे भी ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों को बुलाया गया, फिर कहा गया कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, उसके बाद कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उसको मारा गया। तो ये अब सामने में आ गया है कि उन लोगों ने टारगेट किया था। तो अब इससे जो पूरे देश में सेंटीमेंट जागा है हिंदुओं के अंदर, अब उससे परेशानी ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को है। क्यों है?
अगर तुम भी हिंदुत्व की राजनीति करना शुरू कर दो, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। जैसे मुसलमानों की राजनीति करना शुरू कर दी तो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी, एक कंपटीटर है। समाजवादी पार्टी हो, राजद हो, कांग्रेस हो, ये सारे मुस्लिम वोट के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। ममता बनर्जी कहती है हम ज्यादा समर्थक, वो कहते हैं हम ज्यादा समर्थक, वामपंथी पार्टियां। तो जब कंपटीशन पैदा करना है तो इधर भी पैदा करो, इधर भी एक कोशिश करो। तो कहने का मतलब यही है कि सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई उसका एकमात्र एजेंडा यह था कि कांग्रेस कैसे इसका फायदा उठाए। इसका एजेंडा यह नहीं था कि इस पूरे मसले में जो एक ऐसा अटैक है जिसमें हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है, उसमें भारत सरकार जो काम कर रही है, भारत सरकार का जो एक्शन है और कैसे हार्ड हो सकता है, हम उसमें कैसे समर्थन दे सकते हैं। एक शब्द भी इस रिजोल्यूशन में नहीं बताया गया कि सरकार के किसी तरह के कठोर कार्रवाई का हम साथ देंगे अगर कोई बाहरी दुश्मनों के साथ होगा। जैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन होगा। किसी ने यह नहीं कहा कि भारत सरकार ने जो एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, 5-5 बड़े फैसले हुए जी। सिंधु जल समझौता को सस्पेंड किया गया, डिप्लोमेटिक रिलेशन लगभग खत्म किए गए, वीजा कैंसिल किया गया। तो इन मामलों में सरकार के इस कदम का हम साथ हैं क्योंकि सारे लोगों को डर लग रहा है। एक दिन के अंदर ही रंग बदलना शुरू कर दिया। ओवैसी उधर से कह रहा है सीआरपीएफ कहां थी, सिक्योरिटी लैप्सेस हो गए हैं, उसको घुसने कैसे दिया गया। वही पहले वाली बात कि बम कहां से आ गया, इतना पुलवामा में अटैक कैसे हो गया था, ये इतने सारे बम ला रहे थे तो सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी। घटना जब होती है ऐसी चीजें होती हैं। अगर सिक्योरिटी एजेंसी या फिर खुफिया विभाग किसी भी स्तर पर ईश्वर की तरह हो जाए तो दुनिया में कोई घटना ही ना हो। फिर तो न राजीव गांधी की हत्या हो पाती, न इंदिरा गांधी की हत्या हो पाती, न फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या हो पाती, और न ही श्रीलंका के राष्ट्रपति उड़े होते, और न दुनिया में कहीं बम विस्फोट हो पाता, न कोई हमला होता और न कोई हत्याएं होती। चोरी करने, डकैती करने, बड़े कोई कांड करने से पहले ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाती। ये संभव नहीं है। लेकिन आप सवाल उठाते हो पॉलिटिकल इस पर, क्योंकि अभी की स्थितियां ऐसी बदली है कि कांग्रेस के अंदर ही विस्फोटक स्थिति है जी। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नहीं नहीं सरकार के इंटेलिजेंस फेल्यूर है। तो ये आपस में ऐसे उलझे हुए हैं कि सबको अपने राजनीतिक भविष्य भी दिख रहा है, केवल कांग्रेस की बात नहीं है। ये लोग सोचते हैं कांग्रेस ये तो गांधी नेहरू परिवार की संपत्ति है, हमें भी तो अपना देखना है। ये राहुल गांधी हमें चुनाव नहीं जिता सकता, इसलिए हमें अपना चुनाव जीतने के लिए क्या करना है वो देखना पड़ेगा। राहुल गांधी अमेरिका से आनन फानन में आए, लेकिन इतने समय में आने के बाद उसका एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। वो शोक व्यक्त करने वाले ये सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होता या अमित शाह के फोन पर बात करने से कुछ नहीं होता। आप यहां आने के बाद कैसे एक्टिव हो, यहां आने के बाद आप क्या क्या कर रहे हो, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हो कि नहीं, उसके बाद उनके प्रति आपकी क्या भावना है और ऐसे समय में देश को क्या करना चाहिए, इस पर आपने कुछ नहीं बोला। शांति से एक सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में टी शर्ट और पैजामा पहनकर चले गए और उसके बाद सारी जिम्मेदारी इन छोटे मोटे नेताओं को दे दी, जाकर मीडिया से बोल दो। और फिर उसके बाद सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें भी कांग्रेस छोटी मोटी बातें करके निकल जाएगी और फिर इसका पॉलिटिकल एजेंडा तैयार हो जाएगा कि देखो ये मुसलमानों को दबाया जा रहा था इसलिए मुसलमानों ने ऐसा कर दिया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करे ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। मतलब मकसद साफ है इन लोगों का, देश से लेना नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि देश की सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा, देश के लोगों का क्या हो सकता है। ऐसे मामलों में देश कितना कमजोर महसूस करता है, मजबूत महसूस करता है। बस लेना देना इस बात से है कि कैसे कुर्सी मिल जाए, कैसे कांग्रेस को कोई बड़ा पॉलिटिकल फायदा हो जाए, और उसके लिए ये किसी हद तक गुजर सकता है, यही दिखाई पड़ रहा है। ये सवाल तो इन लोगों पर उठाना चाहिए कि मणिपुर जला तो तुम्हारा फायदा हुआ, तुम्हारे 2 सांसद वहां से जीत कर आए, इसका मतलब कि इसमें तुम्हारी भूमिका होनी चाहिए। ये जो किसी भी तरह की घटना होती है मोदी सरकार में, सवाल सरकार पर उठता है, तो यानी कि फायदा तुम्हें मिलता है, तो उस फायदे के बदले तुम्हारी भूमिका उसमें हो सकती है। अभी तक पाकिस्तान को सुरक्षित रखे तुम्हारी भूमिका हो सकती है। तो इससे फायदा जिसको हो रहा है
वो तो ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि सरकार अब देश चलाने के लायक नहीं बची है, इसलिए परिवर्तन करो। तो इसका मतलब तुम लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, कॉन्स्पिरेटर तो तुम लोग हो कि ऐसी घटनाएं घटवाते हो। अब उल्टा पड़ जाता है दांव तो ये परेशानियां बढ़ जाती है। इसलिए राहुल गांधी ये आनन फानन में आ तो गया, लेकिन अभी इसकी समस्याएं और बढ़ेगी। अभी कई और मामले इनके हैं जो सिर्फ पहलगांव से जुड़े हुए नहीं हैं, इसके लीगल बैटल है, इसके ऊपर अभी 6-7 दिन और टाइम बचे हैं। 5 तारीख तक इनको नागरिकता का भी जवाब देना है, कोर्ट में रिपोर्ट जाएगी। इन मुद्दों से उनके ऊपर लग रहे आरोप खत्म नहीं होंगे और न राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा की परेशानियां खत्म होगी। हो सकता है कि अभी ईडी के मामले में रॉबर्ट वाड्रा बचता फिर रहा है, लेकिन इस मामले में जैसे गिरफ्तारी हो रही है सोशल मीडिया पर लिखने के कारण, रॉबर्ट वाड्रा की भी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि केस दर्ज करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी तैयार हो गया है वो लोग जो कि उसके इन बातों से, इस बयानों से आहत हुआ है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगांव अटैक पर दुख जताया तो दूसरे ही पल वो गंदी राजनीति पर भी उतर आए। CWC की इस बैठक में कांग्रेस ने न सिर्फ सवाल उठाकर लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ा है, बल्कि कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा फिर से बेनकाब हुआ है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।